अस्सलामुअलैकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज़ ईटिंग डिसऑर्डर्स और उसमें भी पर्टिकुलरली एनोरेक्सिया नर्वोज़ा के बारे में बात करेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर्स कोई के लिए भी आपको डेविडसन कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज़ मोर देन एनफ। एक दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं एनोरेक्सिया नर्वोज़ा के बारे में, दैट इज़ रिफीडिंग सिंड्रोम, जो कि इरफान मसूद में डिस्कस नहीं किया हुआ, उसको मैं ज़रा डिस्कस कर लूँगी। और बाकी यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं आपको बता दूँगी। बाकी सारा आपने इरफान मसूद से ही करना है। जो चंद एक बातें एडिशनल होगी वो लिख लीजिएगा, डेविडसन की तरफ आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। So let's start with anorexia nervosa. Anorexia nervosa basically it is a psychiatric disorder, as you know कि we are reading psychiatry. So बार बार मेरा कहने का मकसद ये होता है कि हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा होता है। मैं आपको ये बताना चाह रही होती हूँ कि जो भी टॉपिक है उसमें कोई ना कोई साइकेट्रिक इशू ज़रूर होगा। एज एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ आल्सो a topic which we have studied in the chapter of psychiatry, so obviously there will be any psychiatric issue as well in this condition. इसमें पेशेंट का बेसिकली अनरियलिस्टिक सेल्फ एवेलुएशन करता है एज ओवरवेट, यानी कि ऐसा रियल में कुछ नहीं होता, अनरियलिस्टिक सा वो अपने माइंड में ही एक थॉट बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेता है। उसको यूँ लगता है अपनी जब वो सेल्फ एवेलुएशन करता है तो वो यूँ समझता है कि मैं शायद ओवरवेट हूँ, और उसके माइंड में ये थॉट्स हमेशा होती हैं, प्री ऑक्यूपाइड रहता है इस थॉट से, इस खौफ में रहता है कि वो मज़ीद वेट गेन ना कर ले। जब वो इस खौफ में रहेगा, पहले तो एक तो वो ख़ुद को एवेलुएट कर रहा है कि वो ओवरवेट ऑलरेडी है, ऊपर से ये डर भी है कि वो मज़ीद वेट गेन कर रहा है, तो वो इसके लिए क्या करता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है बिल्कुल डाइट को। तो उस एज अ रिज़ल्ट उसका नॉर्मल बॉडी वेट भी मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, सो इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय फेलियर टू मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी वेट, क्योंकि फियर होता है और प्री ऑक्यूपाइड होता है पेशेंट विद गेनिंग वेट, एंड ही और शी ऑल्सो हैज़ अनरियलिस्टिक सेल्फ एवेलुएशन एज बीइंग ओवरवेट। और बेसिकली ये ज़्यादा फीमेल्स में ही होता है, 90% फीमेल्स ही के अंदर ये डिसऑर्डर देखा गया है। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जितने भी आपके सिनेरियोज़ आएंगे ना, उसमें अगर ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है ना, तो बस आप उसको सिंपली एनोरेक्सिया नर्वोसा लेबल कर दोगे। ठीक है, क्या वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है? उसमें ये है कि पेशेंट हाई कैलोरिक फूड्स लेने से अवॉइड करेगा, बल्कि हाई कैलोरिक फूड्स ही नहीं, वो कुछ भी इनटेक करने से अवॉइड करता है यूजुअली पेशेंट। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट जाहिर सी बात है जब वो अवॉइड करेगी या करेगा तो वेट लॉस होगा, एटलीस्ट उसका 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो जितना भी उसका वेट है तो उसका 15% उसका वेट लॉस हो जाएगा, और उसका BMI जो है वो बिलो नॉर्मल चला जाएगा। नॉर्मली आपको पता है 18.5 से कितना नॉर्मल होता है, 18.5 से लेकर 24.5 तक नॉर्मल होता है, फिर 25 से लेकर 29.9 तक ओवर वेट हम उसको कंसीडर करते हैं, फिर 30 से ऑनवर्ड फिर आगे हमारे पास क्या है, ये ओबेसिटी में आ जाता है, इसकी सब टाइप्स हैं या क्लासेस हैं, और 40 से ऊपर चला जाए तो फिर आप इसको मॉर्बिड ओबेसिटी में लेबल कर देते हो। लेकिन इस पेशेंट का क्योंकि वेट लॉस हो रहा है तो इसका BMI, ठीक है, जो हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स है, जो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वेट ओवर हाइट का स्क्वायर लेके कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो 17.5 mg/kg स्क्वायर से भी कम चला जाता है। और फीमेल है तो उसमें एमेनोरिया भी हो जाता है। ठीक है, और उसकी बॉडी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाती है। ठीक है, और स्टिल पेशेंट जो है वो ख़ुद को ऐसे समझ रहा होता है कि वो फैटी है, इवन दो कि वो अंडरवेट होता है। ठीक है, और एमेनोरिया में अगर कोई फीमेल्स को तो पता होगा, लड़कियों को तो पता होगा कि अगर किसी के मेंस्ट्रुएशन में इशू आ रहा है, रेगुलरली नहीं हो रही, और ईगोमेनोरिया है, ये जो भी इशू है, और वो फीमेल या वो लड़की जो है वो अंडरवेट है बहुत ज़्यादा, तो गायनोकोलॉजिस्ट यूजुअली यही कहते हैं कि आप अपना वेट गेन करो थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका ये इशू खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। और फीमेल वो लड़की वेट गेन करती है 5-7 किलो, तो वो आराम से उसके मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हो जाती है। सो यहाँ पर भी यही है कि खाना पीना उसने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है, हाई कैलोरिक फूड्स भी नहीं ले रही, नॉर्मली भी अपनी डाइट बहुत कम कर दी है उसने, डाइटिंग पे आ गई है, एक्सरसाइज करी है वेट रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट उसमें क्या होता है, एमेनोरिया भी हो सकता है।
उसके बाद आ जाता है जी क्लिनिकल फ़ीचर्स। क्लिनिकल फ़ीचर्स में यही है कि ये फ़ीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन, इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन। एज ऑफ ऑनसेट इसकी 15 टू 19 ईयर्स होते हैं, यानी यंग फीमेल्स होती हैं, ठीक है। और लेट ऑनसेट अगर हो इसका तो उसमें पुअर प्रोग्नोसिस होता है, यानी कि उसमें फिर प्रोग्नोसिस उसका इतना अच्छा नहीं होगा। इसमें क्या करेगी फ़ीमेल या लड़की, क्या करेगी कि वो फूड को भी अवॉइड करेगी और सोने पे सुहागा कि वो अपना मज़ीद वेट लॉस करने के चक्करों में लगी हुई है। उसके लिए वो एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है, वो डायूरेटिक्स यूज़ कर रही है, वो लेक्सेटिव्स यूज़ कर रही है, परगेटिव्स यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये सारी मेजर्स वो ले रही है। और मज़ीद ये कि यहाँ पर क्योंकि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो साथ एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स भी पेशेंट में आ सकते हैं। कॉमन है कि ऐसे पेशेंट्स में एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, लेनेगो हेयर जो है वो उसके बैक पे, फोरआर्म पे और चीक्स पर डेवलप हो जाते हैं। लेनेगो हेयर जो होते हैं ना वो बिल्कुल पतले पतले से बाल होते हैं, जैसे आपने बेबीज़ को देखा हो ना, बच्चों के जिस्म के ऊपर जैसे बाल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं और उनकी पिगमेंटेशन भी नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारे ब्लैक कलर के हेयर्स हैं तो बच्चों के हेयर्स की पिगमेंटेशन भी नहीं होती प्रॉपर्ली, इस तरह के हेयर्स उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मज़ीद ये कि उसके सारे के सारे सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम्स भी अफेक्ट होंगे, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि उसके अंदर क्योंकि डाइट प्रॉपर्ली नहीं ले रही, उसके अंदर कार्डियक सिम्टम्स भी आएंगे, ठीक है, जिसमें एरिथमियाज वगैरह होते हैं, साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया होगा, ईसीजी आप कराओगे उस पर आपको ज़ाहिर सी बात है एरिथमिया भी मिल जाएगा जो भी उसके अंदर होगा। और हेमाटोलॉजिकल में क्या होगा, उसके अंदर रेड सेल्स भी नहीं बनेंगे, उसके अंदर WBCs भी नहीं बनेंगे, उसके अंदर थ्रोम्बोसाइट्स भी नहीं बनेंगे, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगे। तो एज रिजल्ट ओवरऑल एक जो आपके पास पैनसाइटोपिनिया वाली पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने आपको बता दिया कि एमेनोरिया हो सकता है उस फीमेल को, उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होगी, ग्रोथ सही से नहीं हो पाएगी, शॉर्ट स्टेचर्ड फीमेल होगी, ठीक है। इसके अलावा GIT में अगर देखा जाए, GIT में क्योंकि अब वो उसने खाना पीना छोड़ दिया है तो उसकी GIT जो है ना वो खुद ब खुद कॉप अप कर लेती है। GIT की मोटिलिटी जो होती है ना इन पेशेंट्स के अंदर वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको फिर कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। मेटाबॉलिक में रीनल कैल्कुलाई वगैरह बन सकते हैं, यूरीमिया हो सकता है, ठीक है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी क्योंकि वो अच्छा वो क्या करती है फीमेल, ऐसी लड़की क्या करेगी कि वो खुद एक तो खाना कम खा रही है, दूसरा अगर कभी उसने गलती से कुछ खा भी लिया है तो खुद ना यहाँ पर वो गैग रिफ्लेक्स अपना क्रिएट करके, आपको पता ही होगा गैग रिफ्लेक्स का, ठीक है, वो यूँ उंगलियाँ मार के या कोई और चीज़ को यूज़ करके वो अपना गैग रिफ्लेक्स इनिशिएट करके वॉमिट करेगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाती है, बॉडी में क्लोराइड के लेवल्स कम, पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं, तो वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करती है फीमेल, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई वगैरह भी उसके बन जाते हैं। अब रीनल कैल्कुलाई के बनते हैं, एक तो ये है कि GIT की मोटिलिटी मैंने आपको बताया कि कम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ऑक्जिलेट्स वगैरह जो कि स्टोन बनाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी स्टोन्स बन जाते हैं। बाकी ये है कि एक तो फीमेल अपनी डाइट प्रॉपर्ली नहीं ले रही, ठीक है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगी हुई है, एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है, इसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, सवियर डिहाइड्रेशन। तो सवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी रीनल कैल्कुलाई बन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था हमारे पास कुछ इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, क्लिनिकल फीचर्स एक्सेट्रा। अच्छा एक हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस नहीं की हुई आपकी बुक में कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है एनोरेक्सिया नर्वोसा की। पैथोफिजियोलॉजी ज़्यादा यही है कि इस डिसऑर्डर को ना एक तो टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों में बहुत देखा गया है, यानी कि जो अपने बारे में हर चीज़ के बारे में कॉन्शियस रहते हैं, ना कि अपनी डाइट, हेल्थ, स्टडी, अपनी एजुकेशन, करियर एट्सेट्रा, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ के बारे में वो एक ओवर कॉन्शियस सी पर्सनैलिटी होती है उनकी, ठीक है। तो टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों में ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखा गया है। बाकी कुछ मॉडल्स वगैरह में भी ये डिसऑर्डर देखा गया है कॉमनली। और बाकी ये है कि कुछ लोगों में, कुछ फीमेल्स में ये इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। बाकी इसकी हमारे पास ना दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप जो होती है ना एनोरेक्सिया नर्वोसा की, वो है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में ये है कि उस पेशेंट ने बिल्कुल ही खाना ही छोड़ दिया है, ठीक है। इसमें क्या है, फूड इनटेक उसने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सीवियर रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड इनटेक, खा पी नहीं रही कुछ, ठीक है। दूसरी टाइप हमारे पास इसमें आ जाती है दैट इज़ परगेटिव, कि उसने खाना खा तो लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत खा लिया या जितना उसका दिल किया उतना उसने खा लिया, लेकिन फिर उसके बाद उसने एक्सेसिव एक्सरसाइज की, खुद वॉमिटिंग इंड्यूस कराई, डायूरेटिक्स लेना शुरू कर दिए, लैक्सेटिव्स लेना शुरू कर दिए, ताकि वो जो उसने खाया पिया वो जल्दी से बस ख़त्म हो जाए।
ठीक है। सो दूसरी टाइप हमारे पास क्या है, परगेटिव टाइप है, वेयर फूड इनटेक इज कंपनसेटेड बाय पर्गिंग बाय डूइंग एक्सेसिव एक्सरसाइज, वॉमिटिंग, लेग्जेटिव्स, डायूरेटिक्स लेना स्टार्ट कर देती है वो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास चंद एक बातें। उसके बाद अगर हम देखें इसकी मैनेजमेंट को, ज़रा मैं इसकी मैनेजमेंट आपको बताती हूँ। अच्छा, तो हमने इसमें मैनेजमेंट इस पेशेंट की कैसे करनी है। सबसे पहले तो पता है आपको कि आपने हिस्ट्री ले लेनी है पेशेंट की। पेशेंट आपके पास आई है फीमेल, ठीक है, आप क्या करोगे कि उसकी हिस्ट्री ले लोगे प्रॉपरली। ठीक है, क्या करोगे, उसकी हिस्ट्री ले लोगे कि आपने, क्योंकि हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा है ना कि क्या क्या है, तो हिस्ट्री में आपने उससे पूछ लेना है उसका ईटिंग बिहेवियर क्या है, या साथ जो भी अटेंडेंट है उससे पूछ लेना है उसका ईटिंग बिहेवियर, उस फीमेल का, उस बच्ची का, या मेल भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में फीमेल होती है, उसका ईटिंग बिहेवियर कैसा है। बाकी आपने देखना है, उससे पूछना है। वेट लॉस की हिस्ट्री लाजमी लेनी होती है। ठीक है वेट लॉस की हिस्ट्री आप उससे लाजमी पूछते हो कि वेट लॉस हुआ है या कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ। बाकी आपको पता है एमेनोरिया का भी आप उस फीमेल से पूछ लोगे। ठीक है, बाकी आप एग्जामिनेशन करते हुए, एग्जामिनेशन पे आप उसके वाइटल्स वगैरह तो चेक करोगे ही। ठीक है, आप उसके वाइटल्स तो चेक करोगे ही, लेकिन वाइटल्स के साथ साथ आप उस फीमेल का वैसे भी ओवरऑल देखोगे कि बॉडी इमेज तो नहीं उसकी डिस्टॉर्टेड। ठीक है, बाकी आप वाइटल्स वगैरह जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहते हो तो कर लो। बाकी आपने उसका वो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज जो है उसको देख लेना होता है कि उसका बॉडी इमेज कैसा है। ठीक है, बाकी फिर हम इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में जो भी हमने साइंस और सिम्टम्स पढ़े हैं, हमने देखा है कि कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड ही हम वैसी इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं, क्योंकि उसका कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, सीवीएस इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप इस पेशेंट के अंदर ईसीजी करा लेते हो जिसपे आपको एरिथमियाज वगैरह नज़र आ जाते हैं, ब्रेडिकार्डिया आपको मिल जाता है। बाकी आप हेमाटोलॉजिकल यानी डिसऑर्डर्स आपको पता है इसमें आ रहे होते हैं, सीबीसी करा लेते हो जिस पे आपको पैनसाइटोपिनिया मिल जाता है। ठीक है, और बाकी इसके अंदर पेशेंट में क्या होता है कि जीआईटी के अंदर डिसऑर्डर्स हैं तो उसके लिए आप एलएफटीज करा लेते हो। ठीक है, बाकी आपको पता है कि किडनी के रिलेटेड भी इश्यूज आ रहे हैं, रीनल डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, उसके लिए आप वही आरएफटीज करा लेते हो। ठीक है, बाकी आप सीरम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लेवल चेक कर लेते हो, यूरिन के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स देख लेते हो, प्रॉपर यूरिन एनालिसिस कर लेते हो। ठीक है, तो आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है क्योंकि, तो वही हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकेलीमिया मिलेगा पेशेंट के अंदर। ठीक है, सीरम के अंदर क्लोराइड के लेवल्स जो हैं वो उसके क्या होंगे, कम होंगे, और साथ ही साथ उसके अंदर सीरम में पोटाशियम के लेवल्स वगैरह भी कम मिलेंगे आपको। तो ये था जी आपके पास, आपने कैसे उसकी हिस्ट्री लेनी है। बाकी इसके अंदर ये होता है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा होता है, उसकी भी आप हिस्ट्री ले लो कि उसका, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, मस्कुलर मैस उसका कम होगा, ईजीली फ्रैक्चर उसको हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ऐसे फीमेल्स के अंदर, ऐसे पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये करोगे कि एक तो आप उसकी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कर सकते हो, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसमें पेशेंट को ये सिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी थॉट्स को खुद चैलेंज करे और फिर उससे कैसे जो है वो उस थॉट्स को उसने नेक्स्ट टाइम के लिए भी कैसे अवॉइड करना है, और अगर कभी वो थॉट्स आती हैं तो फॉर दैट टाइम उसने कैसे उसको अवॉइड करना है, उसको चैलेंज समझना है, ना कि उसने डरना है उन चीज़ों से वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा फैमिली बिहेवियरल थेरेपी भी आप करते हो, उसकी फैमिली की काउंसलिंग वगैरह भी करते हो, फैमिली को भी एजुकेट करते हो कि कैसे उसने पेशेंट के साथ बिहेव करना है। ठीक है, बाकी हमने कहा कि इसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह जो हैं वो भी कॉमनली एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, तो अगर साथ एंजाइटी और डिप्रेशन भी है तो आप उसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स भी पेशेंट को दे सकते हो, लेकिन इतना कोई ख़ास रोल नहीं है, वैसे आप एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हो पेशेंट को। ठीक है, अगर साथ एंजाइटी और डिप्रेशन है तो, वरना ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रॉपरली डाइट नहीं ले रही। ठीक है, तो आप उसको जो है वो वाइटामिन्स, मल्टीवाइटामिन्स वगैरह दे दो। ठीक है, उसका मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसी जो है उसको कंपनसेट करने की कोशिश करो, उसको पूरा करने की कोशिश करो। बाकी आप क्या करो कि पेशेंट को आपने एजुकेट करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि वो परगेटिव मेजर्स ना करे। ठीक है, ना तो वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करे, ना तो वो जो गैग रिफ्लेक्स खुद अपना जनरेट करती है वो वाला काम भी ना करे। ठीक है, एट्सेट्रा। और बाकी क्योंकि आपको पता है वो अंडरवेट है बहुत ज़्यादा, आपने न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करना है, और न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करके उसको एक बड़ी बैलेंस्ड सी डाइट आपने दे देनी है। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करके आपने उसको क्या दे देना है, बैलेंस्ड सी डाइट देनी है। ठीक है, ताकि वो उसको फॉलो करे।
और सारे के सारे जितने भी उसके फ़ियर्स हैं, जिन चीज़ों से उसको खौफ आता है, जो कि उसकी थॉट्स हैं, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, एड्रेस करना है, ठीक है। और बाकी आपने फ़ीमेल को या पेशेंट को ओवरऑल असेस करना है, ठीक है, और फॉलो अप पे बुलाना है, ठीक है। असेसमेंट भी उसकी करनी है और इसके अलावा उसका आपने फॉलो अप भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आपका जो अगर तो फीमेल को साथ उस लड़की को या उस जो भी आपकी पेशेंट है, आपका पेशेंट है, उसको साथ सुसाइडल थॉट्स भी आती हैं ना, अगर उसको सुसाइडल थॉट्स आती हैं सिर्फ़ और सिर्फ तब आपने उसको एडमिट करना है, वरना नहीं करना, ठीक है। एडमिट भी करोगे और अगर फिर तो आप कंपल्सरी एडमिशन करोगे ना, उसको एडमिट कर लोगे और साथ आप उसको फिर ट्यूब फीडिंग पे रखोगे, ठीक है। और अगर तो पेशेंट में रिस्क है डेथ का तो फिर आप ट्यूब फीडिंग की तरफ भी जा सकते हो ना, ठीक है। और ये तो था आपके पास ट्रीटमेंट। मैंने इतना मतलब थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड वे में बताया। आपने पहले वही बातें करनी है जैसे हम करते हैं कि भाई आपने सबसे पहले पेशेंट के को एजुकेट करना है, पेशेंट एजुकेशन करनी है, उसकी रीएश्योरेंस करनी है, फैमिली बिहेवियरल थेरेपी करनी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करनी है, दो इट हैज़ नॉट प्रूव मच बेनिफिशियल, ठीक है। और आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो लेग्जेटिव्स और बाकी परगेटिव्स का और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग वगैरह का यूज़ जो है वो कम कर दे या उसको छोड़ दे, ये वाले काम करना, ठीक है। उसको मोटिवेट करना है, मोटिवेशनल इन्हांसमेंट करनी है उसकी। और फिर आपने जो है वो उसको न्यूट्रिशनिस्ट को इन्वॉल्व करना है, उसको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देनी है, उसके सारे फियर्स और थॉट्स को एड्रेस करना है, उसको वाइटामिन्स मिनरल्स देने हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स देने हैं, ठीक है। अगर साथ अकम्पेनिएंट सिम्टम्स में एंजाइटी और डिप्रेशन भी है, और फिर आपने उसकी असेसमेंट करनी है और फॉलो अप पे भी बुलाना है। अगर तो उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं तो आपने उसको कंपल्सरी है कि उसको एडमिट कर लें और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको ट्यूब फीडिंग पर भी रखें। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट। जी, तो अब हमारे पास एक जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, जो आपकी इरफान मसूद में नहीं लिखा हुआ, दैट इज़ अबाउट द रीफीडिंग सिंड्रोम, ठीक है। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, क्योंकि आप खुद सोचें कि ये पेशेंट जो है, ये फीमेल जो है, इसने बिल्कुल डाइट लेना छोड़ दी है, ठीक है। अब पेशेंट ने डाइट लेना छोड़ दिया, डाइट रिस्ट्रिक्शन है बिल्कुल, उसकी बॉडी के अंदर फैट्स टूट रहे हैं, उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की कैटाबोलिज्म हो रही है, ठीक है, और बाकी जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कि ओवरऑल उसके अंदर एक कैटाबॉलिक स्टेट चल रही होती है, राइट। जब पेशेंट ये मैं आपको बता रही हूँ ओवरऑल कि जब एनोरेक्सिया नर्वोसा वाली फीमेल है, ठीक है, और उसने खाना पीना छोड़ दिया तो उसकी बॉडी के अंदर कौन सी स्टेट चल रही होती है, उसकी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक स्टेट चल रही होती है। अब होता कुछ यूँ है कि जब कैटाबॉलिक स्टेट या स्ट्रेस वाली स्टेट चल रही हो ना, तो उसमें आपके पास स्टीरॉइड्स के लेवल्स बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि कैटाबॉलिक हार्मोन है। स्टीरॉइड्स के लेवल्स बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, जबकि जो एनाबॉलिक हार्मोन है ना आपका इंसुलिन, ये क्या है, ये एनाबॉलिक हार्मोन है, ठीक है। जो छोटी सब्सटेंसेस से बड़ी सब्सटेंसेस बनाए उसको एनाबॉलिक कहते हैं। तो यहाँ पर तो बनाने के लिए कुछ भी बनाने के लिए एनर्जी नहीं है, तो इंसुलिन के लेवल्स पेशेंट में कम हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये तो था सिनेरियो एनोरेक्सिया नर्वोसा का। पेशेंट आपके पास आ गई है जी, अब आपने उसको ट्रीट कर दिया है, आपने उसको जल्दी जल्दी से सारा उसकी डाइट वगैरह पे दोबारा उसको ले आए हो, उसके अंदर एनर्जी दोबारा बनना स्टार्ट हो गई है, अब मज़ीद कैटाबॉलिज्म की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर अचानक से क्या होगा, इंसुलिन के लेवल्स जब ज़्यादा होंगे, तो अचानक से इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से सारा का सारा जो ग्लूकोज बाहर पड़ा हुआ था ना, ये जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा ग्लूकोज रश कर जाएगा, सेल के अंदर भागकर एंटर हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर फॉस्फेट आ जाता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम आ जाता है, जिसके अंदर पोटाशियम आ जाता है, ये वाली सारी सब्सटेंसेस भी फॉलो करती हैं और सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देती हैं। और आपको पता है ज़ाहिर सी बात है फिर इनको वाटर भी फॉलो करेगा और सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रोलाइट एक तरह से इम्बैलेंस हो गया आपके पास, ठीक है, तो आपके पास अब फॉस्फेट तो बचा ही नहीं, ठीक है। ये जो फॉस्फेट तो सेल्स के अंदर चला गया, अभी आपके पास फॉस्फेट बचा नहीं। जब फॉस्फेट नहीं होगा तो एटीपी नहीं बनेगी, और जब आपके पास एटीपी नहीं बनेगी यानी कि कोई भी काम नहीं होगा, एटीपी नहीं बन रही ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को
क्या सिम्टम्स आएंगे कि उसको सीजर्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम के लेवल्स उसके सीरम के अंदर कम हो गए, पोटाशियम के लेवल्स कम हो गए, तो इसकी वजह से उसको सीजर्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसका रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है और साथ ही साथ उसको कार्डियक एरिथमियाज भी हो सकते हैं, यानी मेजर जो आपका CNS है वो भी ख़राब हो गया, जो आपका CVS है वो भी ख़राब हो गया और उस पेशेंट के लंग्स भी अल्टीमेटली क्या हो गए, ख़राब हो गए। तो ये वाला आपके पास रीफीडिंग सिंड्रोम में पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक एरिथमियाज और सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर नाउ। थैंक यू वेरी मच।